हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे यूआईसी एओ 2024 एनआईसीएल एओ में और एनआईसीएल असिस्टेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, और जीआईसी के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एलआईसी असिस्टेंट जो आने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहले भी टॉप 20 का बना चुका हूँ वीडियो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स, इस वीडियो का भी पीडीएफ और जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनके पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। पूरे 50 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने लिया हूँ, वो भी IC38 से लिया हूँ, IC38 से लिया गया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक दो बार जो भी टर्म्स आएंगे उसको नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कौन कौन से आज क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। क्या हो सकता है? टू enjoy फ्रॉम फ्लड्स, टू enjoy एंड मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस, या ऑप्शन सी टू enjoy फायर इन द फैक्ट्री। तो क्या हो सकता है? क्या बोला गया है कि बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर, अगर हम लोग रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरर को तो यह क्या पॉसिबल हो सकता है? लास्ट ऑप्शन है टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अगर हम लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाते हैं दोस्तों। अब कुछ भी होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो इंश्योरेंस लिए हुए हैं। अगर गाड़ी चोरी भी हो जाता है या गाड़ी को कुछ हो भी जाता है तो क्या होगा, हमें तो क्लेम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या होगा इसका आंसर, टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। हम लोग आराम शांत हो जाता है, हम लोग का माइंड, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है क्योंकि रिस्क ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर इंश्योरेंस नहीं लिए हुए रहते हैं तो हम लोग को दिक्कत होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन implies that if the same property is insured with more than one insurance company then। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा इन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का मेरा, तो उसमें मैंने बताया भी था कि अगर एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का कई सारे कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से अगर उसने बीमा लिया हो या मतलब पॉलिसी करवा रखा हो तो क्या कर सकता है, उस कंडीशन में क्या होता है। तो मैंने बताया था कि उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने जिससे भी लिया होगा, जितने भी कंपनी से, तो जो भी क्लेम आएगा उसे उसके जैसे जितना का लिए हुए सम एश्योर्ड का उसी रेशियो में क्या होगा, पैसा कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वैसा बात किस ऑप्शन में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, द कंपनसेशन कैन नॉट बी पेड। ऑप्शन बी में क्या बोला, द कंपनसेशन इज पेड बाय ऑल द इंश्योरर्स। ठीक है, सी में देखिए, द कंपनसेशन इज पेड इन फुल बाय ऑल द इंश्योरर्स। क्या सभी कोई 10-10 लाख रुपए आपको दे देगा? नहीं ना। मान लीजिए 10 लाख आपका लॉस हुआ है तो क्या 10-10 लाख 4 कंपनी दे देगा? तो आपको 40 लाख हो जाएगा, जो कि हम लोग को पता है कि भाई आपको लॉस रिकवरी के लिए होता है, ना कि गेन करने के लिए। ठीक है, लास्ट है, द कंपनसेशन इज पेड बाय द ऑल इंश्योरर्स टुगेदर कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस सफर्ड। हम लोग ने अभी जस्ट बात किया था कि लॉस रिकवर होगा एग्जैक्ट वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं। तो सभी कोई मिल करके पैसा देगा, लेकिन कितना देगा आपके लॉस के अनुसार। मान लीजिए 10 लाख का हुआ था तो 10 ही लाख मिलेगा, सब कोई मिल करके 10 लाख आपको दे दिया। और कौन कितना देगा उस वो डिपेंड करता है हमारे पॉलिसी कितना कितना किससे लिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीनिंग ऑफ उबेरेमा फाइट्स। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। और ये ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को हर एक बात बताना होगा, हर एक बात डिस्क्लोज करना होगा। कस्टमर अपने सारी बातों को डिस्क्लोज करेगा और इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने सारी बातों को डिस्क्लोज करना है, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोरल हजार्ड मीन्स। मोरल हजार्ड मीन्स क्या होता है? ठीक है, मोरल हजार्ड मीन्स क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। क्या हो सकता है? डिजोनेस्टी और कैरेक्टर डिफेक्ट्स इन एन इंडिविजुअल, या ऑनेस्टी एंड वैल्यू इन एन इंडिविजुअल, रिस्क और रिलीजियस बिलीफ, या हजार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी इंश्योर्ड। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजोनेस्टी और कैरेक्टर डिफेक्ट्स इन इंडिविजुअल। क्या हो जाता है? डिजोनेस्टी जिसमें हो जाता है या कैरेक्टर डिफेक्ट्स होगा इंडिविजुअल का, उसी को बोलते हैं मोरल हजार्ड। हमारा मोरल क्या होगा? गिर गया, जो बोलते हैं ना मोरल हजार्ड हो गया। तो डिजोनेस्टी होगा, बेईमानी होगा, कैरेक्टर हमारा खराब होगा, उसी को ना बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज with respect to the subject matter of insurance from insured to insurer। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? किससे किसका ट्रांसफर हो रहा है? तो कस्टमर से इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है सभी चीज़, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है? डैश मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज, मतलब क्या होता है? हम लोग एक वर्ड पढ़े थे ना, सबरोगेशन। उसमें क्या बताए थे? अगर हम कार, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब ये कार बेकार हो गया। जैसे मान लीजिए ये 8 लाख का था, 8 लाख का था, 8 लाख हमको बीमा कंपनी दे दिया। तो अब ये कार जो कबाड़ी हो गया, तो ये कबाड़ी कार पर राइट किसका हो जाएगा? तो ये राइट किसका हो जाता है? इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबरोगेशन इज मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडी, जितना भी राइट्स एंड रेमेडी होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, जिसका किया गया है, ठीक है, तो उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब इसको बेचकर जो भी पैसा आएगा वो कौन ले लेगा दोस्तों? तो इंश्योरेंस कंपनी, जिसको बोलते हैं सबरोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस एन एसेट मस्ट हैव। अगर हम किसी वस्तु का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, कोई भी एसेट्स का, तो वो एसेट्स क्या होना चाहिए? क्या मोरल वैल्यू उसका होना चाहिए, या सोशल वैल्यू होना चाहिए, या इंटरनेशनल वैल्यू होना चाहिए, या इकोनॉमिकल वैल्यू होना चाहिए, नन ऑफ द। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एसेट्स का इंश्योरेंस तभी ना करवाएंगे जब उसका कोई मूल्य हो। जब जिसका कोई मूल्य नहीं होगा तो थोड़ी ना करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? पैसा में हम लोग बोलते हैं ना कि इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। तो इकोनॉमिक वैल्यू जिसका है उसे हम उसका हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। सोशल वैल्यू का थोड़ी ना करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल है इसमें। कहा जा रहा है क्या? मिस्टर श्याम हु हैज़ ए फैक्ट्री। मिस्टर श्याम का एक फैक्ट्री है जिसमें प्लांट, मशीन और इन्वेंट्री है 70 लाख का, जो कि वो वांट्स टू इंश्योर विथ देम, विथ एन इंश्योर। वो चाहते हैं कि वो इंश्योर हो जाए इंश्योर के द्वारा। तो द चांस दैट देयर वुड बी लॉस और डैमेज टू द फैक्ट्री एंड इट कंटेंट्स फ्रॉम द फायर और दी और अदर इंश्योर्ड पेरिल्स, मतलब बहुत सारे खतरा से, मतलब उसको लॉस होने की संभावना है। और 7/1000, मतलब इतना परसेंट क्या है उसका लॉस होने की संभावना है। तो ऐसे कंडीशन में मिस्टर श्याम को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्या मिस्टर श्याम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर श्याम को क्या करना चाहिए भाई? सीधा सीधा क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इंश्योरेंस ले करके अपना बिजनेस पे ध्यान दो। क्यों भाई ये सब चीज़ के बारे में सोचें, है ना। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में आपका जवाब है ही शुड फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ सिमिलर इंडस्ट्री एंड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ लॉस। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या
कि सिमिलर इंडस्ट्री और आपस में एक दूसरे को हेल्प कीजिए, नहीं ना दोस्तों। ही, ऑप्शन सी देखिए, ही शुड स्पेयर सम फंड्स टू मीट द लॉस इवेंचुअली हिमसेल्फ। क्या करना चाहिए, कुछ फंड्स मतलब रख देना चाहिए। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, ही शुड परचेज इंश्योरेंस एंड फोकस ऑन बिजनेस। तो सही आंसर क्या हो सकता है कि उन्हें सीधा सीधा इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए और अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थक्वेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्थक्वेक क्या है, कौन सा रिस्क है? कैथो कैटास्ट्रॉफिक रिस्क है, डायनेमिक रिस्क है, मार्जिनल रिस्क है, या स्पेकुलेटिव रिस्क है? तो अर्थक्वेक है कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत करना है दोस्तों, इसलिए जल्दी भी करना होगा। तो जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता सकता हूँ, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, रिस्क इंडिकेट्स, रिस्क क्या इंडिकेट्स करता है? फेयर ऑफ अननोन, फेयर चांसेस ऑफ लॉस, डिस्टर्बेंस ऑफ एट पब्लिक प्लेस, या हजार्ड। तो देखिए, रिस्क होता है उसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ लॉस, लॉस होता है तभी ना हम लोग का रिस्क है। याद रखिएगा, रिस्क में क्या होता है, चांसेस ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल इक्विवेलेंस फॉर द स्टेटमेंट। अब देखिए, स्टेटमेंट सही है या गलत बताना। इंश्योरेंस कैन नॉट प्रोटेक्ट एन एसेट्स फ्रॉम लॉस और डैमेज। क्या इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्ट नहीं करता हमारे एसेट्स को लॉस और डैमेज से? बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, ये तो सही बात है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, ट्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क। क्या ऐसा है चीज़ है जो कि रिस्क का एग्जाम्पल नहीं है? डैमेज टू कार ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण हमारा कार डैमेज हो गया, क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल रिस्क है। डैमेज ऑफ कार्गो ड्यू टू रेन वाटर, कार्गो जो शिप है वो डैमेज हो गया रेन वाटर से, तो क्या ये रिस्क है? बिल्कुल है। डैमेज टू कार टायर ड्यू टू वेयर एंड टीयर, अब हम लोग का कार का टायर पंक्चर हो जाए या कुछ खराबी हो जाए, ये कैसा रिस्क है दोस्तों? ये बहुत बड़ा तो रिस्क नहीं लग रहा है, और ये रिस्क होना भी नहीं चाहिए, तो नॉर्मल चीज़ है। लास्ट भी पढ़ लीजिए, डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, जो रिस्क नहीं है, तो किस में है, ऑप्शन सी में। अगर टायर थोड़ा बहुत हो जाता है पंक्चर वगैरह, तो वो थोड़ी ना रिस्क है दोस्तों, उसका थोड़ी ना इंश्योरेंस करवाने जाएंगे कि अरे हम जा रहे हैं मेरा टायर पंक्चर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, वो नॉमिनल चीज़ होता है, इसीलिए उसको हम लोग रिस्क के कैटेगरी में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग नेगोशिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों, क्या हो सकता है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट होता है ड्यूरिंग नेगोशिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं उस समय मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस मतलब गलत बताना, कोई चीज़ है नहीं उसको बताना, और कुछ है जो उसको छुपा लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, नेगोशिएशन के समय जो करते हैं उसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द 4Ps, मतलब 4Ps क्या है? मार्केटिंग लिटरेचर स्पीक्स अबाउट। ठीक है, 4 पिलर्स क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस। प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस, याद रखिएगा। 4P का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेल में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है, तो सेल इज द एक्ट ऑफ गिविंग प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी। मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई, सर्व, सेटिस्फाई एंड रिटेल द कस्टमर। देखिए, सेल में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, सेल में हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस को मनी के बदले में हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, सर्विस देते हैं, तो वो भी सेल हुआ।
और कोई प्रोडक्ट देते हैं, वो भी एक तरह से सेल ही है। और जहाँ तक कि मार्केटिंग का बात होता है, तो मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, फिर सर्वे करते हैं, फिर सेटिस्फाइड होते हैं और कस्टमर के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है मार्केटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो सेल होता है, सेल की है, और मार्केटिंग अलग हो जाता है। ठीक है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द की टू सक्सेसफुल क्लोजिंग लाइज इन हेल्पिंग द प्रोस्पेक्ट टू से। तो क्या बोलिएगा? द की टू सक्सेसफुल क्लोजिंग लाइज इन हेल्पिंग द प्रोस्पेक्ट टू से। बोलिएगा यस। क्या बोलिएगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। डैश इज नॉट एमंग द पीस ऑफ मार्केटिंग। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना दोस्तों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, ये सब तो पढ़े थे दोस्तों। तो क्या नहीं पढ़े थे? क्या प्रोटेक्शन आपने पढ़ा था? नहीं, हम लोग पढ़े थे ना दोस्तों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोटेक्शन तो हम लोग नहीं पढ़े थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटेक्शन। पीस फॉर्म में नहीं आता है, तो क्या क्या आएगा? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। तो इन क्या है दोस्तों? प्रीमियम पर कैपिटा। देखिए दोस्तों, नेगोशिएशन इज ए प्रोसेस। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों टू रिच अ बिन बिन सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, टू रिच बिन बिन सिचुएशन। अब जल्दी जल्दी करवाना है दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बोलूँगा, और जहाँ पर समझाने का ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं समझा दूंगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं खुद से। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोस्पेक्टिंग इन एन इंश्योरेंस सेल एज। क्या सही जवाब हो सकता है दोस्तों इसका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैदरिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस। मीन्स क्या कि हमें वो सभी पीपल को क्या करना है? गैदर करना है, इकट्ठा करना है, जो क्या है? नेम्स ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, लेना चाहते हैं, उसको क्या करना है? गैदरिंग करना, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग इन एन इंश्योरेंस सेल। ठीक है, इंश्योरेंस सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने पॉलिसी के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ। इंश्योरेंस किस चीज़ का पार्ट है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो हमारा सही जवाब है क्या? मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, ये एक तरह से फाइनेंशियल सर्विस है। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है? फाइनेंशियल सर्विस का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो कोल्ड कॉलिंग मीन्स होता है, ऑप्शन सी में जवाब है हमारा, मीटिंग पीपल अनअनाउंस्ड। मतलब क्या कि हम लोग क्या किए, बिना बताए, बिना कुछ बताए हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं और उन्हें उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं बिना अनाउंसमेंट के। और सबसे पहले उनके इंटरेस्ट को अपने में लेते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट जगाते हैं किसी भी चीज़ों को। ठीक, किसी भी चीज़ के लिए उसके उनके माइंड में हम लोग भरते हैं कोई बात, तब उनको इंटरेस्ट जगता है, तब हम वो हमारे पॉलिसी को लेंगे। या कोई भी वस्तु खरीदने के लिए सबसे पहले बिना बताए कि हम आपके पास ये काम करने आए हैं, पहले उनको हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ के लिए उनको लुभाते हैं, बताते हैं, और फिर उसी को बोलते हैं हम लोग कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, अगर हम लोग पहले ही बता दें कि आज हम आपको इंश्योरेंस के पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो पहले ही बंदा बोल देगा भाई नहीं 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 चाहिए हमको। तो हम लोग पहले उनको बताते हैं भाई इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है, नहीं है, क्या है, कहानी के माध्यम से। जब उनको इंटरेस्ट जग जाता है तो होता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एन इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट्स और सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ आंसर हमारा सही, प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टिंग प्रीमियम एश्योरिंग टू कंपनसेट लॉस ऑफ मनी इफ
मिसफॉर्चून अकर्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोला था कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एन इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट और सेल्स। तब भाई इंश्योरेंस एजेंट का क्या काम होता है, तो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट करता है, उसके बिहाफ में काम करता है एक एजेंट की तरह, ठीक है। वो क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपसे प्रीमियम प्राप्त करता है और वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी में जमा करता है आपके नाम पर। फिर आपको कोई तरह का दिक्कत होता है, कोई मिस फॉर्चून होता है, तो आपके लिए क्लेम भी करता है, ठीक है। क्लेम आपको होता है, उसके बाद फिर मनी आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसका यही काम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर इंश्योरेंस एक्ट इज पास्ड, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट कब पास हुआ है दोस्तों, 1938 में। वही अगर आपसे पूछ जाएगा आज LIC एक्ट कब पास हुआ है, तो क्या बताइएगा, 1956, ठीक है। 1956 LIC एक्ट। अगर सिर्फ बोलेगा इंश्योरेंस एक्ट तो 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ एन एजेंट इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन द डेजिग्नेटेड पर्सन विल, क्या हो सकता है उसका, तो सीधा बात है उसका क्या होगा, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक। अगर कोई तरह का मिस कंडक्ट पाया गया, मिस अप्रोप्रिएशन किया गया, उसके द्वारा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया जाएगा तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डैश रुपीज डैश इज द फी पेबल टू अथॉरिटी फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू एक्ट एज एन इंश्योरेंस एजेंट और कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है। तो कितना फ़ी लगता है, तो वो उतना कितना फ़ी लगता है दोस्तों, तो ये आपका 250 रुपया लगता है। कितना लगता है, 250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द अथॉरिटी में इशू डुप्लीकेट लाइसेंस इन केस इट इज़, कब होता है, तो उसका लाइसेंस अगर लॉस्ट हो गया हो, मतलब खो गया हो, तब उसे क्या होता है, फिर से उसको रिन्यूअल लाइसेंस दे दिया जाता है एजेंट को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एजेंट लाइसेंस इज टू बी रिन्यूड, कब रिन्यू होता है एजेंट का लाइसेंस, हर एक 3 साल पे एजेंट का लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, प्रीमियम कैन नॉट बी रिसीव, प्रीमियम को रिसीव नहीं किया जा सकता किस में, तो प्रोमिसरी नोट में प्रीमियम को रिसीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर अंडर द पॉलिसी। तो बताइए कि भाई मैक्सिमम लिमिट क्या होगा इंश्योरर के द्वारा जो पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को, तो ये होता है दोस्तों कौन सा, सम एश्योर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, सम एश्योर्ड जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होता है इंश्योरर को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज द कंसिडरेशन और प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, कि ये अमाउंट वैसा अमाउंट जो पेमेंट किया जाता है इंश्योर्ड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के में, ठीक है। तो वो कितना होगा दोस्तों, तो कस्टमर के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। ये तो याद होगा ही। और इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम अमाउंट जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड, ठीक है। कि मतलब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है, इससे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इस चीज़ का पॉलिसी है। तो कौन सा होगा डॉक्यूमेंट दोस्तों, तो पॉलिसी, क्या होगा इसका आंसर, पॉलिसी होता है, ना कि बोल दीजिएगा सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट देता है, तो सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो पॉलिसी होता है, पॉलिसी का कागजात। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होता है, पॉलिसी को ही, पॉलिसी अगर हमारे पास है तो पॉलिसी ही जो डॉक्यूमेंट हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वो डॉक्यूमेंट जैसा काम करता है इंश्योरेंस की, हम इंश्योरेंस परचेज किए हैं, ना कि सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस क्या इज नॉट मैंडेटरी, हैज़ टू केप्ट विथ सेल्फ ऑलवेज, हैज़ टू बी केप्ट इन द कार ऑलवेज, हैज़ टू बी केप्ट इन द बैंक लॉकर। क्या हम लोग बैंक लॉकर में रखते हैं क्या सर्टिफिकेट, या मैंडेटरी नहीं है, बताइए।
तो ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि हमेशा जो भी है मोटर इंश्योरेंस का जो भी है, तो हम लोग जो भी कार का हो या बाइक का हो या कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं अपने गाड़ी में ही ना हमेशा रखते हैं इंश्योरेंस का कागजात, कि घर पर रखेंगे, अगर घर पर रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फाइन वगैरह लग जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रिन्यूअल नोटिस फॉर मोटर इंश्योरेंस इज इशूड बाय, कि मोटर इंश्योरेंस का रिन्यूअल जो इंश्योरेंस का नोटिस कौन इशू करता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इंश्योरेंस कंपनी का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का ही लाइबिलिटी होता है कि वो एक्सपायरी होने के पहले वो नोटिस अपने कस्टमर को भेज दे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, द इंश्योरर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी को ही ये होता है कि अगर पॉलिसी मेरा लैप्स हो रहा है तो हमें नोटिस भेज देना चाहिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाय परचेजिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड कैन, अब देखिए अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हमें क्या होगा, तो हमें क्या हो सकता है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू पेरिल इंश्योर्ड। क्या होगा, जैसे ही हम लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं तो हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस रिड्यूस हो जाता है, ड्यू टू जो खतरा से जो मेरा लॉस हो सकता था वो अब क्या हो गया, इंश्योर्ड हो गया, इसलिए हम लोग अब आराम से पीस माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हम लोग कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेते हो तो हमारा क्या होता है, जो भी पेरिल खतरा से जो मेरा लॉस होने वाला वो अब क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम इन दी प्रेमाइसेस, अगर हम लोग स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे घर में अगर आग उग लग गया या कोई भी कंपनी या ऑफिस वगैरह में आग लगता है तो उसमें अगर हम लोग स्प्रिंकल सिस्टम अगर लगाए हुए हैं सभी जगह, तो हमारा क्या होगा, आग लगेगा तो आग बुझाने के लिए वो बहुत ही लाभदायक होगा, एक तरह से कह सकते हो वो हमारे लिए क्या सेफ्टी है, सेफ्टी मेजरमेंट है। ठीक है, तो सेफ्टी मेजरमेंट रहेगा तो क्या करेगा, रिस्क को क्या कर सकता है, डिक्रीज करेगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज द रिस्क, डिक्रीज द रिस्क हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, डैश डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रिस्क, ये देखिए दोस्तों, ये अंडर राइटर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये रिस्क को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वही जांचता है कि ये भाई रिस्क को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा आंसर रहा है इसका क्या, अंडर राइटर। ठीक है, अंडर राइटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द प्राइस ऑफ ए गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस, तो देखिए जिस रेट पर हम लोग को दिया जाता है उसी को बोलते हैं प्राइस, तो ये रेट होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा रेट, कि किस रेट पे हम लोग को मिल रहा है ये पॉलिसी, क्योंकि परसेंटेज होता है उसमें कि 10%, 20%, क्या 5%, 7.5%, तो एक रेट होता है कि उस पर पॉलिसी दिया जाता है। ठीक है, जो भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से जो होता है उसी को बोलते हैं रेट। रेट इज़ द प्राइस ऑफ ए गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनिटी टू समवन हु फाइल्स अ क्लेम, तो फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस घुमा दिया उसको कि भाई मैक्सिमम अमाउंट क्या है जो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को पेमेंट करेगा जब वो क्लेम करेगा, तो सिंपल बात है क्या होगा, सम एश्योर्ड जो अमाउंट होगा वही मैक्सिमम अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने कस्टमर को देना पड़ता है जब वो क्लेम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडर राइटर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, इसका आंसर होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर, ये जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडर राइटर। भाई इसके लिए अब अंडर राइटर का क्या काम है, अंडर राइटर तो भाई सर्वे करेगा ना, रिस्क को पर समझेगा क्या रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं है,
तो वो सबको देखेगा। जैसे ऊपर में देखिए एनुअल अकाउंट्स ऑफ ए प्रपोजल, उसको देखेगा बिजनेसमैन वाला को। प्री एक्सेप्टेंस रिस्क सर्वे ऑफ द एसेट्स, वो एसेट्स को सर्वे करेगा। फिर प्रपोजल फॉर्म को पढ़ेगा, ना कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी का। वो सर्टिफिकेट देख कर क्या करेगा, उसको तो कस्टमर के बारे में जानना है। कस्टमर के अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अंडर राइटर है तो कस्टमर के बारे में जानेगा कि कौन सा बीमारी उसको है या नहीं है, कौन सा नशा करता है या नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह है तो गाड़ी का इंश्योरेंस करने से पहले उसको जांचेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजार्ड्स। हजार्ड्स आर क्या हो सकता है हजार्ड्स? तो हजार्ड्स क्या होता है दोस्तों? फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस। हजार्ड्स मतलब खतरा ही होता है, इसलिए उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, वो फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस, लॉसेस बढ़ा सकता है हजार्ड्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करवाना भी है। देखिए दोस्तों क्या है, इंश्योर्ड्स डिक्लेयर्ड वैल्यू इन मोटर इंश्योरेंस। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इन मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड्स। तो भाई जो हम कस्टमर हैं एक, तो हम जो भी एसेट्स होता है, एसेट्स के वैल्यू किस चीज़ में डिनोट करते हैं? तो ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जितना में हम लोग परचेज किए हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस को ही हम लोग यूज करते हैं, मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द ग्रेस पीरियड अलाउड बाय IRDA टू रिन्यू द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज। क्या ग्रेस पीरियड दिया जाता है IRDA के द्वारा? ठीक है दोस्तों, तो IRDA के द्वारा 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसमें हम लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉप इंश्योरेंस कवर, शॉप इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या क्या कवर किया जाएगा इसमें? डिजॉनेस्ट एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, डिजॉनेस्ट एक्ट्स ऑफ इंश्योर्ड, डिजॉनेस्ट एक्ट्स ऑफ कस्टमर्स, डिजॉनेस्ट एक्ट्स ऑफ मनी लेंडर्स। तो देखिए दोस्तों, शॉप इंश्योरेंस में आपका क्या कवर किया जाता है? तो आपको कवर किया जाता है डिजॉनेस्ट एक्ट्स ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स के द्वारा जो भी आपका डिजॉनेस्ट एक्ट होता है, मतलब जैसे डेटर्स वगैरह, डेटर्स है और वो मान लीजिए पैसा हमारा नहीं दिया उधार, तो उससे हमारे शॉप्स को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और समय पर पैसा नहीं मिलने पर हमें नुकसान होगा। तो वैसे नुकसान से बचने के लिए हम लोग शॉप का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन पर्सनल एक्सीडेंट। भाई कौन सा ऐसा इसमें है ऑप्शन जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट में हम लोग इसे इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे अगर जानते हैं कि अगर हम लोग पर्सनल एक्सीडेंट होता है, उसमें सुसाइड को थोड़ी ना लिया जाएगा दोस्तों। अगर सुसाइड है तो सुसाइड अगर किए जा रहे हैं तो उसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है, सुसाइड के कारण होता है, तो उसको एक्सीडेंट नहीं ना मानेंगे, तो सुसाइड है। और सुसाइड अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ी ना उस इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को पैसा देगी, नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, अगर डेथ हो गया एक्सीडेंट के कारण तब तो मिलेगा, या परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गया, मतलब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या लॉस ऑफ वन हैंड, या कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा। लेकिन खुद से सुसाइड कर रहे हैं तब नहीं कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन शॉपकीपर इंश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड। अब शॉपकीपर के इंश्योरेंस जब करवाते हैं कौन इसमें कवर नहीं किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, मशीनरी ब्रेकडाउन, ये तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैलिशियस डैमेज, कोई तरह का डैमेज हुआ, या बिजनेस इंटरप्शन, तो ये सभी क्या है, ये एक तरह से लॉस दिख रहा है। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, बिलफुल डिस्ट्रक्शन बाय इंश्योरेंस, मतलब खुद से इच्छा से, अपने इच्छा से कोई तरह का डिस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो वो तो नहीं ना कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, खुद से अगर हम लोग आग लगाते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो वो कवर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड
फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू, किससे हो सकता है? डेथ से हो सकता है, डिसएबलमेंट हो सकता है, या इंजरी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, डेथ हो या डिसएबलमेंट हो या इंजरी हो, ये तीनों चीज़ होता है पर्सनल एक्सीडेंट में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द एबव। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर हम लोग करवाते हैं तो या डेथ हो जाए या डिसएबलमेंट हो जाए या इंजरी हो जाए, इन तीनों केस में हम लोग को क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन। अब एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा? फिजिकल बॉडीली इंजरी, मेंटल डिसऑर्डर, नर्वस और इमोशनल डिसऑर्डर, या डिप्रेशन और एनेक्सिटी। तो एक्सीडेंट होने के कारण हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स अपार्ट फ्रॉम डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, टेम्पोररी टोटल डिसेबिलिटी, ये सभी होगा दोस्तों। पर्सनल एक्सीडेंट करवाते हैं हम लोग तो ये सभी कवर किया जाएगा। थोड़ा अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो, परमानेंट हो या टोटल हो, सभी पर्सनल एक्सीडेंट के में कवर किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इस पर ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपको नोट्स पीडीएफ जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी हो, और भी आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे नोट्स एंड पीडीएफ इस पे अपलोड किए जाएंगे जो आपको बहुत लाभदायक होगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ये रहा हमारे चैनल का लोगो, स्टडी हब यूट्यूब चैनल। इसको फॉलो कीजिए जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। और हमें इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए आप लोग का धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।